चलो जितना नहाए उतना ही पुण्य। रिकॉर्डिंग कर दी शुरू। ये वाइंडिंग अप ऑफ चलो कंपनीज, ठीक है। चैप्टर 20 वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। इसमें क्या है कि ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं। कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है अगर वाइंडिंग अप करनी है तो। कंपनी इट हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, या डिसेंसी या मोरालिटी, तो उस केस में भी जो है वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल हो सकती है। ठीक है, या कंपनी जो है अलाइन एनिमीज के साथ कुछ बिजनेस कर रही है, उस केस में भी हो सकती है। तो ये सब कुछ ग्राउंड्स हैं कि जिसमें कंपनी के अगेंस्ट में आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं फॉर वाइंडिंग अप। ठीक है, या रजिस्ट्रार एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, या कोई भी पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, या ट्रिब्यूनल एनसीएलटी इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर और देयर वाज ए फ्रॉड इन फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, या तो कंपनी खुद ही वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल कर दे। खुद की वाइंडिंग अप तो नॉर्मली वो तब मानते हैं जब वो उसमें डेट फ्री कंपनी होती है, तो डेट फ्री में कोई खास बात नहीं होती। वो एक एफिडेविट वगैरह देना पड़ता है, भाई डेट फ्री कंपनी इट इज नॉट बीइंग वाउंड अप टू डिफ्रॉड एनी क्रेडिटर्स वगैरह, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिए और कंपनी को वाइंड अप कर दीजिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर कंपनी इज एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, या डिसेंसी या मोरालिटी वगैरह, तो उस केस में भी जो है कंपनी को वाइंडिंग अप किया जा सकता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे भी याद दिला दिया करो कि मैं रिकॉर्डिंग करनी है। कई बार क्या होता है कि वो बातों बातों में रिकॉर्डिंग रह गई आज। चलो, या फिर एप्लीकेशन रजिस्ट्रार दे दे, या कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हो वो दे दे। ठीक है ना, या ट्रिब्यूनल को लगता है कि भाई ये कंपनी जो है इट हैज बीन फॉर्म टू डिफ्रॉड, तो उस केस में वाइंडिंग अप हो सकती है। तो पिटीशन कौन फाइल कर सकता है? इसकी कंपनी खुद पिटीशन फाइल कर सकती है। जो कंट्रीब्यूटरी मतलब शेयर होल्डर्स, जो रजिस्ट्रार है वो फाइल कर सकता है, या एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर सकता है। तो पैनल प्रोविजन होगा अगेंस्ट द डायरेक्टर ऑफिसर इन केस ऑफ फेलियर टू कंप्लीट अकाउंट्स एंड ऑडिट। उसके केस में क्या होगा, ये पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ्स और विद फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 25,000, मतलब मिनिमम फाइन 25,000 होगा और 5 लाख तक हो सकता है, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 6 महीने तक। ठीक है, उस कंपनी के जो डायरेक्टर है या ऑफिसर के अगेंस्ट। ठीक है, और इसमें जो है प्रोविजनल लिक्विडेटर किसको अपॉइंट करना है? उन्होंने प्रोविजनल लिक्विडेटर करना है अपॉइंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। ये वाइंडिंग अप वाले प्रोविजन जो है ना आईबीसी में चले गए हैं, आईबीसी कोड में। पहले यहाँ पर कंपनीज एक्ट में वाइंडिंग अप होती थी, अब ये भी ट्रिब्यूनल के थ्रू ही होती है, पहले हाई कोर्ट के थ्रू होती थी। सिर्फ इसमें यही है कि जो एग्जिस्टिंग जो केसेस चल रहे हैं, मतलब वाइंडिंग अप जैसे एडवांस्ड स्टेज पे है, तो फिर कंपनी के पास ऑप्शन है कि भाई आप वहीं पर ही वाइंडिंग अप करा लो हाई कोर्ट में भी, या अगर वहां से ले आओगे तो फिर यहाँ पर होगी। वहां का सारा रिकॉर्ड भी कभी ट्रिब्यूनल में मंगा लेते हैं, भाई हाई कोर्ट में हम नहीं चलाना चाहते केस को, वहां टाइम ज्यादा लगता है, तो हम यहाँ चलाना चाहते हैं ट्रिब्यूनल में, तो यहाँ भी ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके एडवांस्ड स्टेज में है तो वो कहते हैं मैं वहीं चलाए रखूं। अब आगे देखते हैं सेक्शन 277 क्या कहता है। सेक्शन 277 ये कहता है कि इंटीमेशन ऑफ पासिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 days। ठीक है, जो वाइंडिंग अप हो गया या अपॉइंटमेंट ऑफ ये जो है लिक्विडेटर हो गई, इसकी इंटीमेशन जो है 7 दिन के अंदर देनी है आपको। सेक्शन 277 कहता है विद इन 3 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर कंपनी लिक्विडेटर shall make an application to the tribunal। जो प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, ठीक है भाई, कंपनी के अगेंस्ट में वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो गया है, इसकी इंटीमेशन 7 दिन के अंदर देनी है रजिस्ट्रार को, या कोई प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है तो उसकी इंटीमेशन देनी। और आपका ये वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो गया, उसके 3 हफ्ते के अंदर अंदर कंपनी लिक्विडेटर जो है ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देगा कि एक वाइंडिंग अप कमेटी बना दी जाए जो कि प्रोग्रेस, जो लिक्विडेशन की प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, अब इस वाइंडिंग अप जो कमेटी होगी इसमें कौन कौन लोग होंगे? एक तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है जो ट्रिब्यूनल के साथ अटैच्ड होता है वो होगा, एक नॉमिनी होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, ठीक है, और एक प्रोफेशनल होगा नॉमिनेटेड बाय द ट्रिब्यूनल। प्रोविजनल लिक्विडेटर तो अपॉइंट है ही, प्रोविजनल लिक्विडेटर के अलावा ये लोग। तो ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी शैल ऑपरेट इन फेवर ऑफ, अगर कोई वाइंडिंग अप का ऑर्डर हो गया
तो इट शैल ऑपरेट अगेंस्ट ऑल द क्रेडिटर्स एंड ऑल कंट्रीब्यूटर्स एज इफ इट हैज बीन मेड ऑन देयर जॉइंट पिटिशन। बाद में कोई ये नहीं कह सकता भाई ये वाइंडिंग अप कर दिया, तो सबके बिहाफ पर ये मान लिया जाएगा, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप, इसका इफेक्ट क्या होगा कि उस कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग कमेंस नहीं हो सकती। अगर कोई पेंडिंग है तो वो सिर्फ ट्रिब्यूनल की परमिशन से ही चलाई जा सकती है, ठीक है। और लेकिन इसमें अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उसका इस अपील पर असर नहीं होगा। सेक्शन 280 कहता है जुरिस्डिक्शन, जो ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन क्या होगा, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है वाइंडिंग अप के केस। कोई भी जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन, उसको सेक्शन को चैप्टर के साथ मिला के पढ़ना है कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के हिसाब से जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन इसमें क्या है, टू एंटरटेन प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट द कंपनी, कि कोई भी प्रोसीडिंग को जो फॉर द कंपनी है या अगेंस्ट द कंपनी है उसको एंटरटेन कर सकता है। कौन कर सकता है, ट्रिब्यूनल, ठीक है। कोई कंपनी के फेवर में कोई डिक्री है या कोई अगेंस्ट कोई क्लेम है, उसको भी ये ट्रिब्यूनल जो है उसके जुरिस्डिक्शन में आती है। कोई मर्जर या अमेलगमेशन की एप्लीकेशन है या कोई क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेट है, वो भी इस ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन में आती है, ठीक है। अब ये जो कंपनी लिक्विडेटर है ये क्या करेगा, ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोर्ट दे देगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। जब उसको अपॉइंटमेंट किया गया उसके 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी या उसका ऑफिसर कंपनी लिक्विडेटर से कोऑपरेट नहीं करता तो उस केस में क्या होगा, 6 महीने तक की सजा है या फाइन है 50,000 रुपए तक का, या दोनों। 287 ये कहता है कंपोजिशन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी। ये जो ट्रिब्यूनल ने जो एडवाइजरी, एक तो हमने देखा ऊपर थी वाइंडिंग अप कमेटी, ये हो गई एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी में 12 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, 12 मेंबर तक हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। उसमें क्या होगा, क्रेडिटर्स होंगे और कंट्रीब्यूटरीज होंगे आफ्टर ए मीटिंग इज कन्वीन्ड बाय द कंपनी लिक्विडेटर और सच अदर पर्सन इन सच प्रोपोर्शन एज द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हो सकता है। भाई वो कह देगा इतने आप कंट्रीब्यूटर ले लो, इतने क्रेडिटर ले लो, इस तरह से। ये प्रोपोर्शन का मतलब क्रेडिटर और कंट्रीब्यूटर से है, ठीक है। 12 से ज्यादा मेंबर नहीं। सेक्शन 288 कहता है कि पीरियोडिक ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द लिक्विडेटर। ये जो कंपनी लिक्विडेटर है अपना क्वार्टरली रिपोर्ट जब तक वाइंडिंग अप नहीं हो जाती तब तक देता रहेगा। तो रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर क्या है, ये जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले सकता फॉर फर्दर एक्सपेंशन। भैया कंपनी बंद कर रहे हो तो फर्दर एक्सपेंशन के लिए लोन का क्या मतलब। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब इसमें जो क्रेडिटर है और जो वर्कमैन है उसका पेरी पैसू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हमने ये देखा जो वर्कमैन, जब हमने आईबीसी में भी पढ़ा था, जो वर्कमैन के ड्यूज हैं और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो दोनों एक ही पैरिटी पे आते हैं। सबसे पहले तो हमें जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉस्ट है वो देनी होती है, उसके बाद में पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर आती है और फिर अलॉन्ग विद वर्कमैन ड्यूज आते हैं फॉर 24 मंथ्स, ठीक है। एम्प्लॉयज के लिए 12 मंथ्स है, वर्कमैन के लिए 24 मंथ्स है। तो इनका पेरी पैसिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। मान लो सिक्योर्ड क्रेडिटर है आपके, सिक्योरिटी आपकी 1 लाख रुपए की, ठीक है। वर्कमैन के ड्यूज 1 लाख रुपए हैं और सिक्योर्ड क्रेडिटर के ड्यू 3 लाख है, तो एग्रीगेट अमाउंट आपका 4 लाख ड्यू है। आपके पास सिक्योरिटी बढ़ी है 1 लाख रुपए तक, ठीक है। सिक्योरिटी इनएडिक्वेट है, मतलब सिक्योरिटी 25% हो गई आपकी, 4 लाख के टोटल डेट है, ठीक है, और 1 लाख रुपए तक आपकी सिक्योरिटी है। तो वर्कमैन पोर्शन क्या होगा इसमें, 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो क्योंकि पेरी पैसिव डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज कैसे होगा इसमें। एक तो सबसे पहले तो जो रेवेन्यूज या टैक्सेस हैं ड्यू फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एंड पेएबल विद इन 12 मंथ्स, तो सबसे पहले उनका पेमेंट होगा। उसके बाद में वेजेस और सैलरी का पेमेंट होगा विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स विद इन द 12 मंथ्स। तो इसमें जो वेजेस और सैलरी पेएबल है विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स विद इन दी 12, जो पिछले 12 महीने में अगर कोई 4 महीने की वेजेस पेएबल नहीं हुई तो उसका पेमेंट होगा। फिर अगर कोई उनकी कोई पेड लीव है उसका पेमेंट होगा। फिर अगर कोई डेथ या डिसेबलमेंट का किसी का कोई ड्यू पड़ा हुआ उसका पेमेंट होगा। फिर पीएफ और पेंशन फंड, फिर एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, ठीक है। ये 327 में है। उसके बाद सेक्शन 329 ये कहता है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है मूवेबल या इमूवेबल, ठीक है, तो जो
कि ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं की गई, ठीक है, उसका क्या होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई आपने ट्रांसफर कर दी है तो वो वॉइड मान ली जाएगी अगेंस्ट द कंपनी लिक्विडेटर। तो मतलब कंपनी लिक्विडेटर उस प्रॉपर्टी को वापस मंगा सकता है। सेक्शन 334 क्या कहता है कि अगर कोई वाइंडिंग अप हुई है बाय ट्रिब्यूनल, तो एनी डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप शैल बी वॉइड। तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सेक्शन 335 ये कहता है कि अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो कोई भी अटैचमेंट, कोई डिक्री, कोई डिस्ट्रेस या एक्सिक्यूशन वो भी नहीं हो सकती, ठीक है। सेक्शन 337 ही कहता है कि एवरी ऑफिसर ऑफ ए कंपनी हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, उस पे क्या होगा, उस पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 ईयर to 3 years या फाइन हो सकता है 1 लाख to 3 लाख। सेक्शन 344 ये कहता है कि अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो उसके हर एक इनवॉइस पर, हर ऑर्डर पर, हर बिजनेस लेटर पर ये लिखा जाएगा द कंपनी इज वाउंड अप, कि भाई यह कंपनी इज बीइंग वाउंड अप। तो उसमें ये होता है कि उन लोगों को पता चल जाता है जो उस कंपनी के साथ डील कर रहे होते हैं कि भाई ये कंपनी वाइंडिंग अप में चल रही है, ठीक है। और अगर इसका कोई कंट्रावेंशन करता है तो उस पर जो है 50,000 रुपए मिनिमम फाइन लगेगा और 3 लाख तक ये फाइन हो सकता है, ठीक है। और ये जो वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल, ये कब कमेंस मान ली जाएगी, ये मान ली जाएगी जब हमने प्रेजेंटेशन दे दी है, पिटीशन दे दी है फॉर वाइंडिंग। अब ये प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, प्रेजेंटेशन में ऐसा होता है कि जैसे जो वाइंडिंग अप की पिटीशन है वो पहले रजिस्ट्री के पास जाती है, रजिस्ट्री उसको चेक करती है कि भाई उसमें पूरा स्टैंपिंग वगैरह है, सारी चीजें कंप्लीट है कि नहीं। तो जब वो बेंच के सामने प्रेजेंट की जाती है तो उस डेट से वो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन वो मानी जाती है, ना कि जब आपने ओरिजिनल एप्लीकेशन दी थी। सेक्शन 359 ये कहता है कि ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कोई कंपनी छोटी है जिसकी बुक वैल्यू जो है 1 करोड़ रुपए से कम है जिसके एसेट्स की, तो उसमें समरी वाइंडिंग अप हो सकती है, उस केस में समरी प्रोसीजर के थ्रू वाइंडिंग अप हो सकती है। और ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है इसके ऊपर भी ये है कि विद इन 60 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, भाई उसको अपने, देखो ना ये हमने बताया था कि इसको रिपोर्ट भी देनी है। इसको रिपोर्ट कब देनी है, ये सबमिशन ऑफ रिपोर्ट देनी है ना कंपनी लिक्विडेटर को, ट्रिब्यूनल को, विद इन 60 days ऑफ द ऑर्डर। तो ये कहता है कि भाई जो आप एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ करो जो भी एसेट्स हैं आपके विद इन 60 days ऑफ योर अपॉइंटमेंट, और जो सारे डेटर हैं, जो कंट्रीब्यूटरी है, जो उनसे अमाउंट लेना है, मान लो कंपनी के कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, कंपनी ने किसी को बिल रेज करा, उनको नोटिस देगा कि या कंट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं जिनके मान लो जो कॉल्ड अप मनी है वो पेंडिंग है। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए के शेयर में है उसने 5 ही रुपए दे रखे, तो उसको 5 रुपए के नोटिस भेजेगा भैया अपना ये पेमेंट करो, क्योंकि अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो उसको वाइंडिंग अप के बाद जो है कुछ नहीं मिलता, तो पहले उसको देना पड़ता पूरा जितना उसका बाकी अनपेड अमाउंट है, ठीक है। तो उनको नोटिस देगा भाई 30 days में आप पेमेंट करो। 363 ये कहता है कि टाइम अवेलेबल विद ए क्रेडिटर एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर। जो क्रेडिटर है अगर वो किसी ऑफिशियल लिक्विडेटर के डिसीजन से एग्रीड फील करता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील फाइल कर सकता है विद इन 30 days ऑफ सच डिसीजन, ठीक है। ये सेक्शन जो है 363 हमारा कहता है, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया मोटा मोटा कंपनी सेक्टर, ठीक है जी। तो अभी 1 घंटा हुआ है, थोड़ा सा एलएलपी भी कर ले। सोडी साहब बताइए, सोडी साहब। गुप्ता जी अभी और आगे करना है या इसको कंप्लीट कर लें या अब यहीं छोड़ दें, बताइए। नहीं तो एलएलपी आज घंटे से कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। हाँ जी एलएलपी कल कर लेते हैं सर। हाँ ठीक है, क्योंकि एलएलपी में जो है टोटल 13 ही स्लाइड्स है, ज्यादा नहीं है, ये मेरे ख्याल 15-20 मिनट कवर हो जाएगा। रविंद्र जी आप बताइए। गुप्ता जी फिर आज ही कवर करा दो, अगर 20-25 मिनट में हो जाता तो आराम से, इससे पहले ही हो जाएगा। इसमें क्या है ये आज इसको कवर करा देता हूँ, उससे क्या होगा ये वाली प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, आपका 8 नंबर का पेपर पूरा हो जाएगा।
इसको आप ठीक है कल सर, पढ़ करा लेना, दूंगा। कल थोड़ा सा दोबारा बता देंगे 5-10 मिनट में। ठीक है सर, ठीक है। तो चलो ये ठीक है जी। हाँ जी, तो ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वैसे अब इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो अगर मान लो आप छोड़ के जाना भी चाहे तो आप जा भी सकते हैं। ओके ओके, दैट्स गुड, ठीक है तो जी। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इसमें क्या है कि एक तो ये जो एलएलपी है ये बॉडी कॉर्पोरेट है, लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम दैट। जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म की अपनी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती। अगर वो किसी के अगेंस्ट में केस फाइल करना चाहे कोर्ट में, तो सबसे पहले उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर कराना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को। लेकिन एज अगेंस्ट दैट ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होगा, ठीक है। अगर कोई चेंज होता है पार्टनर्स में तो उसका जो है पार्टनरशिप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एलएलपी एक्ट 2008 में आया था, उससे गवर्न होती है। कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट वो जो है इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, ठीक है। और इंडिविजुअल जो है वो नहीं बन पाएगा, कब? अगर वो इफ इज फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है जी। अगर अनसाउंड माइंड का है तो उस केस में वो पार्टनर नहीं बन सकता। इसको मैं यहाँ ठीक है कर देता हूँ, ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करेगा। अब ठीक है ना? और अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी नहीं बन सकता। ये तो नॉर्मल सी कंडीशन है, इसमें खास बात। इफ ही हैज अप्लाइड टू बी एडजस्टेड एज इंसॉल्वेंट, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो भी वो एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। तो इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर की कॉन्सेप्ट आती है। तो वेदर इसमें जो एलएलपी में क्या होता है, दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर जो होते हैं और एक होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं तो इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीजें साइन करनी होती है, उनको भी अपना डिन नंबर लेना होता है, जैसे डायरेक्टर्स को अपना डिन नंबर लेना होता है। कॉर्पोरेट एंटिटी है, ये अलग से अपनी इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो पार्टनर्स में कम एंड गो बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विल गो ऑन, ठीक है। तो एचयूएफ क्या पार्टनर बन सकती है एलएलपी में? नहीं, क्योंकि एचयूएफ की कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, तो एचयूएफ जो है वो पार्टनर नहीं बन सकती। लेकिन कंपनी जो है वो एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। तो दो पार्टनर चाहिए एलएलपी बनाने के लिए, ठीक है। अगर मान लो एलएलपी के पार्टनर 2 से कम हो गए, ठीक है, और वो 6 महीने से ज्यादा अपना बिजनेस चलाती रहे, ठीक है, तो जो ओनली पार्टनर है ही विल बी लायबल पर्सनली। तो एक ही आदमी रह गया ना वो तो अगर वो 6 महीने से ज्यादा तक अपना या तो नए को इंडक्ट कर ले, मान लो 2 पार्टनर थे उसमें एलएलपी में, एक की डेथ हो गई तो या तो 6 महीने के अंदर अंदर नया इंडक्ट कर ले, ठीक है। अगर नया इंडक्ट नहीं करते, बिजनेस चलाते रहते हैं, तो उसकी इंडिविजुअल लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए रिक्वायर्ड इन एलएलपी, ठीक है जी। उसके बाद में ये एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप shall have at least 2 designated partners who are individuals। 1 मिनट। तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए जो इंडिविजुअल्स होंगे और कम से कम एक उनमें से रेजिडेंट इन इंडिया होगा, ठीक है। अब ये आता है कि मान लो किसी कंपनी में सारे, जैसे हमने बताया भाई कंपनी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकती है एलएलपी में। अब सारे जो पार्टनर्स हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में क्या होगा? थोड़ी देर में आ जाना, 15 मिनट 15 मिनट्स। तो हु कैन बी, तो अगर मान लो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है उसमें सारे जो है क्या होगा, तो उसके इसमें जो नॉमिनी होंगे
वो बॉडी कॉर्पोरेट के, दे विल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, अब ये कितने दिन में कॉन्सेंट फाइल करनी है? ठीक है, जो नया पार्टनर बनेगा, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है, उसको कितने दिन में अपनी कॉन्सेंट फाइल करनी है? उसको 30 दिन के अंदर, जब उसकी अपॉइंटमेंट हो जाए, अपनी कॉन्सेंट फाइल करनी है। ठीक है, कोई वैकेंसी हो गई तो उस केस में क्या हो रहा है कि नया डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट हो जाएगा विद इन 30 डेज। फिर सेक्शन 7 ये कहता है कि जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, कम से कम उसमें 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। जैसे कंपनी उसमें 2 डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, अगर 2 से कम हो जाएंगे इसमें तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। दोनों या तो इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, कम से कम उनमें से एक जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया होगा। और अगर कोई एलएलपी इस प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करती है तो उस केस में क्या होगा? फाइन लगेगा। फाइन कितना लगेगा? 10,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक इनको डी पिन लेना पड़ता है। जैसे उसमें डिन नंबर होता है, इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, ये जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो द सेंट्रल गवर्नमेंट में अलॉट टू एन इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, जैसे उसमें डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, डी पिन। और अगर मान लो किसी के पास डिन ऑलरेडी है, ठीक है, तो डिन नंबर से ही काम चल जाएगा उसका। तो इट इंक्लूड्स डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड अंडर सेक्शन 266A, 266B एंड 266E। ठीक है भाई, कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर भी है, उसको ये अलग से नहीं नंबर लेना, फिर वही नंबर इसमें काम आ जाएगा। और एलएलपी जो रजिस्टर्ड है उसको भी एक एलएलपी का भी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। जैसे भाई वहां पर सिन नंबर होता है कंपनी के केस में, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस तरह से यहाँ एलएलपी का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसको LLPIN कहेंगे। ठीक है, एंड ए पर्सन शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। किस किस केस में वो जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता? वो वही है कि मान लो पिछले 5 साल में वो इंसॉल्वेंट हुआ हो, या फिर पिछले 5 साल के अंदर उसने कोई पेमेंट नहीं की किसी क्रेडिटर की, या उनके साथ कोई कंपोजिशन में एंटर किया, या कोई कोर्ट में कन्विक्शन हुआ इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। ठीक है, और कम से कम 6 महीने की सजा हुई है उसको। ठीक है, या फिर उसको कन्विक्शन हुआ है इन्वॉल्विंग सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट। तो उस केस में सेक्शन 30 हम बाद में पढ़ेंगे। तो उस केस में ये बंदा जो है इट्स नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 22 to 25 क्या कहते हैं कि कौन पार्टनर कौन होंगे। ठीक है, एक तो जो वो लोग होंगे जिनका जो है वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इसमें क्या होता है, एलएलपी के लिए एग्रीमेंट फाइल करना होता है। आपने एलएलपी बनानी है, जैसे पार्टनरशिप डीड होती है, इस तरह से इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है। तो जब भी आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, वो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वो जो है पार्टनर्स माने जाएंगे एलएलपी के। ठीक है, वो बाद में भी बन सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जो म्यूचुअल राइट्स और पार्टनर्स हैं और जो एलएलपी के जो राइट्स हैं वो होंगे जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। मान लो एलएलपी किसी प्रोविजन के ऊपर साइलेंट है तो फिर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एलएलपी एक्ट 2008 विल बी रेफर्ड टू। ठीक है, और अगर कोई आदमी एलएलपी का पार्टनर से हट गया तो उसको 30 दिन के अंदर नोटिस देना। ठीक है, या अगर वो खुद रिजाइन करना चाहता है तो उसको दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देना है 30 दिन का कि भैया विद इन आफ्टर 30 डेज आई विल बी नो मोर डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब कोई भी आदमी कब मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर नहीं है एलएलपी का? या तो उसकी डेथ हो जाए, या डिसोल्यूशन हो जाए लिमिटेड लायबिलिटी का, या वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो जाए, या ही हैज अप्लाइड टू बी एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट और डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट। ठीक है, अगर किसी पार्टनर का जो डेजिग्नेट, जहां पार्टनर का मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो अगर किसी भी पार्टनर का कोई भी चेंज होता है उसके नाम या एड्रेस में, उसको इन्फॉर्म करना है एलएलपी को विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच चेंज कि भाई मैंने ये अपना नाम या अपना एड्रेस चेंज कर लिया है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर मान लीजिए कोई भी आदमी उसका पार्टनर नहीं रहता या उसमें कोई चेंज है
तो विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार के पास ये इंफॉर्मेशन फाइल करेंगे कि भाई ये आदमी जो है अब हमारा पार्टनर नहीं रहा, हमने जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दिया था उसमें वो नाम पार्टनर था, लेकिन अब वो पार्टनर नहीं है, या उसका नाम या उसका एड्रेस चेंज हो गया। तो अगर कोई एलएलपी इस प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करती है तो उस केस में जो है जो एलएलपी के ऊपर भी और जो उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर है उन दोनों के ऊपर 2,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। ठीक है, 15 दिन के अंदर करना है। ठीक है, 2,000 से 25,000 रुपए तक का फाइन। सेक्शन 26 टू 31, सेक्शन 26 टू 31 क्या कहते हैं कि जो भी पार्टनर है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, ठीक है, वो क्या करेगा, उसकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड रहेगी, उसकी लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड रहेगी उसके बिजनेस तक। ठीक है, और एजेंट जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का वो दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। जैसे पार्टनरशिप केस में क्या होता है, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है, लेकिन एंड एवरी पार्टनर इज डीम्ड टू बी एन एजेंट ऑफ द अदर, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ज्यादातर जो प्रोफेशनल फर्म्स हैं वो एलएलपी बनाती है। तो उस केस में जो एजेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं है। कोई भी पार्टनर वो उस पार्टनरशिप फर्म का तो एजेंट है, एलएलपी का तो एजेंट है, लेकिन वो दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लायबल होगी अगर कोई भी पार्टनर अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है या ओमिशन करता है। ठीक है, कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। ठीक है, कि वो सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का पार्टनर है इसके लिए वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। पर्सनली लायबल कब होगा, या तो एक ही आदमी चला रहा है, भाई एक आदमी की डेथ हो गई, दूसरे आदमी ने 6 महीने तक कोई नया पार्टनर इंडक्ट नहीं किया, वही चला रहा है, तो वो पर्सनली लायबल होगा, अदरवाइज लायबल नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, इसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव पेनल्टी लेविएबल अगेंस्ट, जो हमने 25,000 से आपको 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी बताई थी, 2,000 25,000 तक की, 2,000 से 25,000, ये अगर चाहे तो कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कहता है एलएलपी को अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है, कैश बेसिस पे भी रख सकते हैं, एक्रूअल बेसिस पे, या डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो इस तरह से उसको अपनी बुक्स रखनी है। ये सब सेक्शन 26 कहता है। रजिस्टर्ड ऑफिस पर बुक्स रखी जाएंगी, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो साइन करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को और सॉल्वेंसी प्रिपेयर्ड बाय द एलएलपी, और 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, ये आपको बनानी है स्टेटमेंट, और ये रजिस्ट्रार के पास आपको फाइल करनी। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, इसमें जो भी सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड है या एक्सपेंडेड है बाय एलएलपी उसका डिटेल होगा, मैटर्स कनेक्टेड रिस्पेक्ट ऑफ विच रिसीट एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, तो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर से जो रिलेटेड है, जो मनी रिसीव की, जो मनी एक्सपेंड की, उस सारी डिटेल उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी। एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल होगी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, इन्वेंटरीज, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये सारी बातें इसके अंदर दी जाएंगी जो स्टेटमेंट ऑफ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। ठीक है, ये आपको 6 महीने के अंदर अंदर फाइल करनी है। कैश बेसिस पे बना सकते हो, एक्रूअल बेसिस पे बना सकते हो, आपको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना। पेनल प्रोविजंस क्या है, पेनल प्रोविजंस 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की पेनल्टी है अगर ये फॉलो नहीं करते। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए क्या पेनल्टी है, अगर एलएलपी फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन सेक्शन 34 व्हिच रिलेट्स टू मेंटेनेंस, तो जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको 5,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का फाइन उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है। एलएलपी के ऊपर 20,000 से 50,000, 20,000 से 5 लाख तक का, और जो पार्टनर है 5,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक। एलएलपी को अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइन है अगर नहीं कंप्लाई करते 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर भी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर भी 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक, दोनों लायबिलिटी, मतलब दोनों की लायबिलिटी बना दी। एलएलपी के ऊपर अलग फाइन लगेगा, इसके ऊपर भी फाइन लगेगा। अगर मान लीजिए ये जो रजिस्ट्रार है उसके पास पावर है कि
जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, नेम्स ऑफ पार्टनर, चार्जेस अगर कोई है, कोई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड इंसॉल्वेंसी है, कोई एनुअल रिटर्न है, वो उसका इंस्पेक्शन हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फीस। ठीक है, जो रजिस्ट्रार के पास एलएलपी ने अपने डॉक्यूमेंट फाइल किए वो कोई भी आदमी देख सकता है ऑन पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है, अगर कोई रिटर्न में या स्टेटमेंट में कोई फॉल्स पर्टिकुलर्स दिए एलएलपी ने, तो जो पर्सन है उस पर पनिशमेंट होगी 2 साल तक की, फाइन लगेगा 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, कम से कम 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन और 2 साल तक की सजा, मैक्सिमम 2 साल है। मे एक्सटेंड का मतलब होता है 6 महीने की भी हो सकती है, मैक्सिमम 2 साल। उसके बाद में अगर कोई पर्सन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, ठीक है, कोई समन उसको रजिस्ट्रार हुआ या रजिस्ट्रार ने उसको बुलाया अंडर सेक्शन 38, तो उस केस में उसके ऊपर 2,000 रुपए से 25,000 रुपए तक का फाइन लगे। तो हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं भाई 2,000 रुपए से 25,000 तक का फाइन कब लगता है कि जब रजिस्ट्रार ने उसको बुलाया और वो नहीं गया। ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी कंपाउंडिंग है, कोई ऑफेंस है, उसकी कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है जिसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, तो अगर इम्प्रिजनमेंट नहीं होती तो वो उसकी कंपाउंडिंग हो सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी अथॉरिटी है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको 8 साल तक रखने हैं। ठीक है, ऑडिट जो है अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है या आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से कम है तो आपको ऑडिट कराना जरूरी नहीं है। ये अपना ऑडिटर या ऑडिटर्स अपॉइंट कर सकते हैं। तो आपको कब करना है? एट एनी टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो पहला साल एंड हो उससे पहले अपॉइंट कर लो और एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो हर साल के 30 दिन पहले आपको ऑडिटर नया अपॉइंट करना। कोई कैजुअल वैकेंसी हो गई ऑडिटर के केस में, ठीक है, या टर्नओवर आपकी एक्सीड हो गई, आपको नया अपॉइंट करना, तो उस केस में जो है आपको, अगर नई कंपनी है तो जो पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उससे पहले अपॉइंट कर लेना और उससे अगले वाले सालों में जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 30 दिन पहले। ठीक है, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो अपॉइंट नहीं हुआ तो दे विल मेक द अपॉइंटमेंट अदर पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। और ये जो ऑडिटर है या ऑडिटर है एलएलपी का, he will hold office in accordance with the terms of his appointment। नेचुरली तो खास बात नहीं है। तो न्यू ऑडिटर्स ये वो जैसे जो कंपनी में प्रोविजन होते हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर वगैरह, ये सब बातें हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, थोड़ा इसको हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर कोई अनविलिंग है ऑडिटर तो वो नोटिस देगा, ठीक है, भाई मैं जो है नहीं बनना चाहता। तो उस केस में क्या होगा, नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर द एंड ऑफ द टाइम अलाउड फॉर अपॉइंटिंग द न्यू ऑडिटर। तो उसको जो है वो अगर कोई अनविलिंग है तो वो नोटिस देगा। एनुअल रिटर्न जो है अगर 5 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर है या कंट्रीब्यूशन है 50 लाख रुपए तक का, उसके साथ एक सर्टिफिकेट देगा एक डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, जो अदर देन होगा सिग्नेटरी टू द एनुअल रिटर्न। ठीक है, एक तो सिग्नेटरी टू एनुअल रिटर्न होगा और एक दूसरा होगा अगर उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक की है या कंट्रीब्यूशन 50 लाख तक की है कि इट कंटेन्स ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। और उसके ऊपर अगर होगा 5 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है या 50 लाख से ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन है तो फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी भी जाएगा। ठीक है, कि उसने एलएलपी के बुक्स वगैरह सब देख ली है, क्योंकि ये भी कॉर्पोरेट एंटिटी है तो ये जो एमसीए वाले प्रोविजंस इस पर अप्लाई होते हैं। तो सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी इज आल्सो रिक्वायर्ड इन केस टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़ और कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 50 लाख। ठीक है, 50 रुपए फीस है फॉर फाइलिंग रजिस्टरिंग या रिकॉर्डिंग नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सब इसके लिए 50 रुपए फीस है फॉर्म नंबर 4 में। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए 50 रुपए फीस है और अगर आपको कोई सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो 5 रुपए है उसके लिए। उसके बाद में ये फॉर्म्स अलग अलग आए हैं। फॉर्म नंबर 3 किसके लिए, ये सारे फॉर्म का हमने चार्ट बना दिया पीछे कि ये सारे इसमें फॉर्म्स हैं। उसके बाद ये हमने फीस का चार्ट बना दिया
कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, जैसे एलएलपी में कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज किया जाता है, कंपनी में कैपिटल है तो यहाँ कंट्रीब्यूशन, तो अगर 1 लाख रुपए तक का है तो रजिस्ट्रेशन फीस इतनी है, फाइलिंग फीस इतनी है, फिर आपने अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वगैरह फाइल करनी है तो ये सारा, ये भी कंट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी, तो यही था, ये हमारा एलएलपी भी कंप्लीट हो गया और कंपनीज एक्ट भी कंप्लीट हो गया। तो आप देखिए कि 8 नंबर का हमारा पेपर है और इस 8 नंबर के ऊपर हमने तकरीबन, आप समझिए कि कल 2 घंटे लगाए थे, तो आज भी हमने जो है तकरीबन 1.5 घंटा लगा दिया, तो आप समझिए कि 5.5 घंटे हमने इसके ऊपर लगाए हैं। तो काफी एट लेंथ हमने डिस्कस किया है। ये मैं सोडी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने उनको मेल भेज दी है, तो सबको ये कॉपी भी मेल कर देंगे। वैसे हमने ग्रुप में डाली थी है, ग्रुप से भी आप निकाल सकते हैं। इसको भी हम टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहेंगे प्रेजेंटेशन को, बेस्ड ऑन योर फीडबैक। आपको कोई चार्ट बढ़िया लगता है, आप ये चार्ट इसमें और कोई भेज सकते हैं, लो जी ये चार्ट बढ़िया है, इसमें ये और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो इस तरह से। लेकिन हमारे पास क्या थोड़ी सी लिमिटेशन ये भी रहती है कि बहुत ज्यादा भी हम मटेरियल अगर इकट्ठा कर लेंगे ना तो लास्ट में उसको रिवाइज करने में फिर दिक्कत होती है। तो हमने ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड बनाई है। अगर आप ये 85 जो स्लाइड्स हैं इनको भी अच्छी तरह याद कर लें तो मेरे हिसाब से आपका कंपनी एक्ट का काफी जो है काम हो सकता है। इसके अलावा मैंने 2 फाइल आपको और भेजी है, प्रोस्पेक्टस वाली और जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमेलगमेशन वाली। सो विद दिस आई विश एवरी मेंबर ए वेरी हैप्पी रीडिंग। आप बेशक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं टेस्ट का, कभी भी ले लीजिए आप। अगस्त की कोई भी डेट ले सकते हैं, अगस्त की डेट आराम से मिल जाएगी आपको, और तब तक 1 महीने के अंदर हम पूरा इसको पढ़ा देंगे। हमारा तो ये 100 नंबर का पेपर, हम चाहेंगे भाई आपको 40-50 घंटे का वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ा दें। तो 40-50 घंटे अगर आपको पढ़ा दिया तो उसके बाद तो आप आराम से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो विद दिस, बेस्ट विशेस टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much. It was a nice lecture. Thank you very much. ऐसा ये ना थोड़ा बढ़िया हो गया, चलो इससे ये कंपनी एट लेंथ डिस्कस हो गया। तो ये क्या होता है? हाँ जी बोलिए अर्पित सर। जैसे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे मॉक टेस्ट हम लोग लिख सकते हैं? अवेलेबल है कोई? अर्पित जी ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, मॉक टेस्ट वगैरह का अभी कोई फायदा नहीं है। आप पहले प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करें। अच्छा। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना पहले से ही मॉक टेस्ट शुरू कर देते हैं, तो उससे कभी भी लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आप समझिए, आपको लॉ को अंडरस्टैंड करना है। आप ये अज्यूम करिए कि आप कल को सॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन गए तो आपको एनसीएलटी में भी जाना है। अब एनसीएलटी में जाना है तो वहां कोई गैसेस से तो काम नहीं चलेगा ना। जब मॉक टेस्ट आदमी करता है तो गैस लगाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले आप लॉ को अंडरस्टैंड करिए, आप अच्छी तरह से उसके प्रोविजंस को पढ़ लीजिए। मॉक टेस्ट तो बाद की बात है, व्हेन यू आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट। ओके सर, यू आर राइट। और क्या है कि हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने भी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, उनमें भी कई गलतियां हैं। हाँ गलतियां, वही मैं बोल रहा था सर, जैसे इंस्टीट्यूट में काफी गलतियां एक्चुअली। तो अभी उसको कोई फायदा नहीं है हमें यहाँ डिस्कस करके। तो ये है कि अभी आप ना अंडरस्टैंड करिए लॉ को। जब आपने लॉ को अंडरस्टैंड कर लिया तो मॉक टेस्ट तो कोई खास बात है ही नहीं, वो तो कर ही लेंगे आप। हम लोग भी आपको कुछ प्रोवाइड करा देंगे, कोई बात नहीं। हम यहीं पर वर्चुअल टेस्ट ले लेंगे आपका, आमने सामने क्लास टेस्ट ले लेंगे यहीं पर ही। आप लेकिन ऑप्शन दे देना सर। ऑप्शन दे देना सर, ABCD। देखो ऑप्शन जैसे अब कल वाला था, जैसे वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट से रिलेटेड था, तो वो ये कह देगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। एक दे देगा FDR, एक दे देगा TDR, एक दे देगा IDR, एक कुछ और दे देगा। समझ रहे हो आप? सही है, सही है, सही है सर। इस तरह से समझ रहे हो, नन ऑफ द अबव दे देगा। ठीक है सर, वो बराबर है। ऐसे क्या है कि आप जब लॉ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, अपने आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और आप क्योंकि क्या होता है, वो भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो भी ऐसे कई बार ना डबल नेगेटिव होता है या नेगेटिवली वर्डेड होता है। तो जब तक आप उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे अच्छी तरह से तो वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। और 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम मोर देन सफिशिएंट होता है। आप 1 घंटे के अंदर पेपर कर सकते हैं आराम से।
बाकी तो आप इसलिए आपको कूल नहीं देखना है उसको। और इवन फ्लैगिंग भी अलाउड होती है उसमें कि आप उसको रिव्यू करना चाहें तो बाद में अपने आंसर को रिव्यू भी कर सकते हैं बिफोर फाइनली सबमिटिंग। लेकिन कई बार क्या होता है, फाइनल सबमिशन जब रिव्यू के लिए डाला ना तो कई बार ऑप्शन वो ऊपर नीचे कर देते हैं, समझ रहे हो आप? तो उतना आपको नहीं याद रखना भाई बी इसका आंसर है और बी दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा वो चीज। अरे हम आपको इतना बढ़िया पढ़ा देंगे, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 40-50 घंटे आपको पढ़ा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, ओके।